हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो पहला सवाल पूछा गया है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। इसके विकल्प हैं बालिका जाएगी, बी बालिका जाती होगी, सी बालिका जा रही थी और डी है बालिका जा रही है। तो जिसका सही विकल्प है बालिका जा रही है। बालिका गच्छन्ति अस्ति, इसका हिंदी अनुवाद है बालिका जा रही है। अगला सवाल है, सर्वस्य रूप है चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का, सप्तमी का। सर्वस्य अर्थात सर्व, इसी का रूप है अर्थात सब जिसको कहते हैं जो नपुंसक लिंग में आता है, और यह षष्ठी विभक्ति का रूप है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा षष्ठी का। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से भास की कृति है। भास जो संस्कृत के महान कवियों में से एक हैं, और जिसके लिए विकल्प दिए गए हैं, ए बाल भारत, बी बाल चरित, सी नैषध चरित और डी नागानंद। साथियों जी, इनकी जो सही रचना है वह है बाल चरित, जबकि बाल भारत राजशेखर इसके रचनाकार हैं। राजशेखर नैषध चरित रचना श्रीहर्ष की है, श्रीहर्ष की है, और नागानंद की रचना है हर्षवर्धन की। साथियों, ये बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल दिया गया है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है, जिसके विकल्प है आधा तीतर आधा बटेर, बी है चमत्कार को नमस्कार, सी है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, जो इसका सही विकल्प है वह है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। शब्द दिया गया है अंत्यज। पहला है जो जन्म से अपंग हो, अगला है जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया है, सी जिसका जन्म निम्न अर्थात अछूत वर्ग में हुआ हो, और डी है जो जन्म से कुरूप हो। साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसी को अंत्यज कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया है, उसने खा लिया होगा वाक्य है, अर्थात एक ऐसा वाक्य है विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक अथवा संदेहवाचक। तो यह सही विकल्प होगा संदेहवाचक। उसने खा लिया होगा यानी खाया या नहीं खाया इसके विषय में नहीं पता है, संदेह है, अतः यह संदेहवाचक शब्द होगा। जो अगला सवाल है, गौरव का विलोम है, जिसमें विकल्प है सौष्ठव, अपमान, पल्लव, लाघव। यदि आप अपमान को मान रहे हैं तो यह गलत है, क्योंकि अपमान का विलोम सम्मान होता है, सम्मान का विलोम भी अपमान होता है, जबकि गौरव का सही विलोम शब्द है लाघव। अगला है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है हिरन, वानर, तोता, भौरा। तो साथियों, शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वानर। वानर के अन्य पर्यायवाचियों में कपि और कपीस, हरि, मरकट इत्यादि जो है आते हैं।
आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। साथियों, प्रत्युत्पन्न का मतलब होता प्रतिधन उत्पन्न, अर्थात इसका सही उपसर्ग शब्द हो जाएगा बी विकल्प, समझो प्रति है। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अत्यधिक का संधि विलोम संधि विच्छेद है, जिसके विकल्प है अत्यधन-धिक, बी है अत्यधन-धिक, सी है अत्यधन अधिक और डी है अत्यधन अधिक। अभी इसके पहले 9वें क्वेश्चन में भी हमने देखा था, ठीक वही यहाँ भी है, सी अत्यधन अधिक। अत्यधन अधिक से ही अत्यधिक बनता है, अर्थात विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। और दोनों यड़ संधि या यड़ संधि का संधि विच्छेद पूछा गया है इसमें। अगला सवाल पूछा गया है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, जिसमें पहला विकल्प है ताला, बेल, माला और सैया। इसका सही विकल्प हो जाएगा ताला। यह पुल्लिंग है, बाकी बेल, माला, सैये तीनों क्या हैं, स्त्रीलिंग है। अगला जो सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। पहला है, हम कान से सुनते हैं, बी मोहन से उठा नहीं जाता, सी है राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, डी है रावण राम के बाण से मारा गया। इस पर अपादान परसर्ग पूछा गया है, जिसका सही विकल्प है राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। यह अपादान परसर्ग का वाक्य है, जबकि हम कान से सुनते हैं यह करण, और रावण राम के बाण से मारा गया यह भी करण से ही संबंधित है, जबकि मोहन से उठा नहीं जाता यह भाववाच्य है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। संज्ञा प्रतिनिधि, आइए देखते हैं इसके विकल्प क्या हैं। जिसके विकल्प दिए क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए और डी है सर्वनाम के लिए। तो संज्ञा के प्रतिनिधि के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, और वह शब्द होते हैं सर्वनाम के लिए। सर्वनाम की संख्या 6 है, जिसमें पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधबोधक, अंतिम है प्रश्नवाचक। ये 6 सर्वनाम के भेद माने गए हैं और इनका उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुछ, किसी, कोई, कहीं आदि शब्द किस तरह के सर्वनाम हैं। जिसके विकल्प है संशयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। साथियों, यह कुछ, किसी, कोई, कहीं यानी अज्ञात है। कोई, कहीं, कोई कहीं जा रहा है, तो इसमें जो
जाने के लिए कहा गया, मतलब कहाँ जा रहा है कुछ निश्चय नहीं है, अर्थात एक ऐसे शब्द हो जाएंगे अनिश्चयवाचक। जहाँ कुछ भी निश्चित ना हो वहाँ पे अनिश्चयवाचक शब्द हो जाएंगे, अर्थात यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का रूप है। साथ में अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है, जिसके विकल्प हैं ए चांद से भी प्यारा मुखड़ा, बी है घर से होकर जाऊंगा, सी दयो का मारा वह, डी रात को पहरा देने वाला। साथ में जो संज्ञा पदबंध शब्द होते हैं वो ऐसे वाक्यों के भाग होते हैं जिनमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर के अर्थ तो देते हैं लेकिन किंतु पूरा अर्थ नहीं निकल पाता। ऐसे वाक्यों को ही वाक्यांश या पदबंध कहा जाता है। और इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा रात को पहरा देने वाला, जिसको प्रहरी भी कहते हैं, यह हमारा जो है संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बूंद आघात सहा गिर जैसे, खलके बचन संत सह जैसे, में अलंकार है। अलंकार पूछा गया है। इस शब्द का इस पंक्ति का आशय है कि पर्वत बूंदों के आघात को उसी तरह सहन कर लेते हैं जैसे दुष्ट के वचनों को संत सहन कर लेते हैं, अर्थात यहाँ पे समानता की गई है। हमारा अलंकार जो हो जाएगा वह उपमा हो जाएगा। जैसे अर्थात बोध के आघात और दुष्ट वचनों में समानता की गई है। जैसे पर्वत बोध के आघात को सहन कर लेते हैं, वैसे दुष्ट के वचनों को संत लोग सहन कर लेते हैं। अतः हमारा अलंकार जो हो जाएगा उपमा हो जाएगा। इसमें जो छंद है वह चौपाई है, चौपाई छंद, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। अगला प्रश्न पूछा गया, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। अगला है क्रोध, रति, निर्वेद। आप सभी जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला है रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलक का मत है। इसके विकल्प हैं अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। रस निष्पत्ति के संबंध में अनुमतिवाद जो है यह आचार्य शंकुक का मत है। भुक्तिवाद मत है भट्ट नायक जी का। अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का। अतः उत्पत्तिवाद मत है भट्ट लोलट का। अतः हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। भट्ट लोलट का जो मत है उत्पत्तिवाद, यह रस निष्पत्ति के संबंध में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मणिकर्णिका के लेखक हैं। पहला है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला है डॉक्टर धर्मवीर। सी है तुलसीराम। डी है सूरजपाल चौहान। साथ में मणिकर्णिका के लेखक हैं तुलसीराम जी, और यह रचना प्रकाशित हुई थी 2014 में। इनकी रचना मुरदहिया भी आई होगी। ये बहुत ही लोगों की बहुत ही पसंदीदा रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक हैं। यह एक रचना का नाम है और इसके लेखक हैं, जिसके लिए विकल्प दिए गए हैं ये डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी डॉक्टर नागेंद्र और डी नंद दुलारे वाजपेयी। साथ में जिसका सही विकल्प हो जाएगा रामविलास शर्मा जी, ये इसके लेखक हैं।
अगला पूछा गया है साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है, जिसके विकल्प रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय और महावीर प्रसाद द्विवेदी। साथियों यह विकल्प इसका सही हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी। अगला प्रश्न पूछा गया हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ ओझा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राजेंद्र अवस्थी, और इनमें से कोई नहीं। हिंदी नाटक और उद्भव और विकास जिसके लेखक हैं डॉक्टर दशरथ ओझा जी। अगला जो सवाल पूछा गया है अशोक के फूल एक किस प्रकार का निबंध है, अशोक के फूल किस तरह का निबंध है पूछा गया है। ए वैचारिक, बी है और अगला है प्रकृति परक, और सी है भावात्मक, डी है ललित। साथियों यह ललित निबंध है अशोक के फूल। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं ए नामवत सिंह, बी अज्ञेय, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी निर्मला जैन। तो साथियों यौवन के द्वार पर इस निबंध के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र जी। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। जो अगला प्रश्न पूछा गया है अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है। साथियों अर्धनारीश्वर जिसके विकल्प दिए गए हैं शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय और वासुदेव शरण अग्रवाल। साथियों अर्धनारीश्वर निबंध जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है। जो अगला प्रश्न पूछा गया हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और डंडी रहा करते थे। साथियों बाढ़ और डंडी ये संस्कृत के महान विद्वानों में से एक माने जाते हैं। साथियों जिसके लिए विकल्प दिए गए हैं ये रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी गोविंद नारायण मिश्र और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। साथियों सवाल आया है हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और डंडी रहा करते थे। तो साथियों इसका सही विकल्प है गोविंद नारायण मिश्र जी। साथियों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, जिसके विकल्प हैं ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी जयशंकर प्रसाद, डी दिनकर जी। साथियों संस्कृति के 4 अध्याय यह रचना है दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया है वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है या कथन किस निबंधकार का है, जिसके विकल्प हैं ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास जी। साथियों इसका सही विकल्प हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने कहा है वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। अगला प्रश्न पूछा गया ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है, जिसके विकल्प है भगवती चरण वर्मा, बी शरद जोशी, सी हरिशंकर परसाई और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथियों इसका सही विकल्प हो जाएगा हरिशंकर परसाई जी। यह एक मुख्य व्यंग्यकार हैं। उनके निबंध सभी व्यंग्यात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है, ये उपन्यास, बी कहानी, सी एकांकी, डी आत्मकथा। साथियों
यह कहानी विधा की रचना है। इसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। इन्होंने इस कहानी को लिखा है नीलम देश की राजकन्या। अगला प्रश्न है मुंशी धनपत राय कौन? को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाली व्यक्ति का नाम है। मुंशी जी के विषय में पूछा गया है। मुंशी प्रेमचंद, उनको उनका पहले नाम धनपत राय ही था, उनको प्रेमचंद नाम किसने दिया? जिसकी विकल्प हैं मुंशी दया नारायण निगम, बी मुंशी अजय बलाल, सी मुंशी देवनारायण और डी में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा मुंशी दया नारायण निगम जी। उन्होंने ही मुंशी धनपत राय को उनका नाम जो है क्या कहते हैं कि प्रेमचंद के रूप से विख्यात किया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भोला राम का जीवन व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, ज्ञानी वाजपेयी, राम गोपाल अथवा श्रीलाल शुक्ल जी। साथियों, यह रचना है हरिशंकर परसाई जी की। जो अगला प्रश्न पूछा गया है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं, जिसके विकल्प हैं विनोद कुमार शुक्ल, बी अखिलेश, सी ज्ञान रंजन, डी सृंजय। तो कामरेड कहानी के लेखक हैं सृंजय। अगला प्रश्न पूछा गया, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक अथवा लेखिका हैं मंजुल भगत, बी रमेश बत्रा, डी मृदुला गर्ग, सी सुरेंद्र तिवारी। तो सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुला भगत जी, यह लेखिका हैं। अगला है आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? साथ में प्रश्न पूछा गया जो कहानी है प्लेग की चुड़ैल, जिसके विकल्प भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, गिरिजा दत्त वाजपेयी। तो साथियों, इस कहानी के लेखक जो है वो भगवान दास थे। जो अगला प्रश्न पूछा गया, नंदकुर सिंह किस कहानी का पात्र हैं? विकल्प हैं ए दो बाके, शरणागत, खेल और गुंडा। तो साथियों, यह गुंडा कहानी के पात्र हैं और इस कहानी के लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। दो बाके कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। भगवती चरण वर्मा। और खेल कहानी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। और शरणागत के लेखक हैं वृंदावन लाल शर्मा। आइए देखते हैं अगला सवाल। आरंभिक हिंदी कहानी गुलाई वाली का रचनाकार कौन है? विकल्प हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी, गिरिजा दत्त वाजपेयी जी, भगवान दास अथवा बंग महिला। तो साथियों, गुलाई वाली कहानी की जो लेखिका हैं वह बंग महिला है और इनको हिंदी की
और प्रथम कहानीकार भी माना जाता है, महिला कहानीकार। बंग महिला बाला घोष जी को पहली महिला कहानीकार भी स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, अंधेर है 10 जी फिर मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? जिसके विकल्प हैं आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, सालवती। साथियों, इस कहानी पूछी गई है, यह पंक्ति आकाशदीप कहानी से। और आकाशदीप जयशंकर जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी, जो प्रसिद्ध छायावादी कवि और लेखक भी हैं। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? जिसके विकल्प हैं एल्बम, परीक्षा, शरारदाता और कफन। साथियों, घीसू और माधव मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। जिसके विकल्प हैं ए जयशंकर प्रसाद, विराम वृक्ष बेनीपुरी, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री वृंदावन लाल शर्मा जी। उसने कहा था इस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और यह कहानी आई थी सन 1915 में। अगला प्रश्न पूछा गया, रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? रुकोगी नहीं राधिका यह उपन्यास है जिसके उपन्यासकार का नाम पूछा गया है। पहला दीप्ति खंडेलवाल, बी राजी सेठ, सी मंजुल भगत, डी यूसुफ गोंदा जी हैं। और यह उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका के लिए सही विकल्प हो जाएगा उषा जी। यह इस उपन्यास की लेखिका हैं उषा गोंदा जी। अगला प्रश्न पूछा गया है, नागफनी का देश किस काल की रचना है? इसके विकल्प हैं आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आदिकाल। इसका सही विकल्प हो जाए तो यह रचना है आधुनिक काल की। इसके लेखक हैं अमृत राय जी, और यह रचना 1953 ईस्वी में आई थी। अगला प्रश्न पूछा गया, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? ए मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, रमणिका गुप्ता और डी है पतभखेतान जी। तो चाक उपन्यास की लेखिका जिसका सही विकल्प हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा जी, इन्हीं की रचना है। अगला गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? जिसके विकल्प हैं मुंशी प्रेमचंद, बी विनोद कुमार शुक्ल, रामदेव शुक्ल और रमेश चंद्र शाह जी। तो इस उपन्यास के लेखक हैं विकल्प डी रमेश चंद्र शाह, और यह रचना पर 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया, नेताजी कहिन के रचनाकार हैं? ए हरिशंकर परसाई, बी श्रीलाल शुक्ल, सी मनोहर श्याम जोशी, डी भैरव प्रसाद।
तो नेताजी कहीं के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी जी। जो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है, एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं। इसके विकल्प हैं गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, श्री गोविंद मिश्र और डी राजी सेठ। जिसका सही विकल्प हो जाए विकल्प बी, महेंद्र भल्ला जी इसके लेखक हैं एक पति के नोट्स, जो उपन्यास की विधा है। अगला प्रश्न है, वह पंथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं। इसके विकल्प है रामनरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगिया राघव। साथियों इसका सही विकल्प हो जाएगा नरेश मेहता। और यह उपन्यास 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जो अगला प्रश्न पूछा गया, गोदान उपन्यास है ए यथार्थवादी, बी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, सी आदर्शवादी, डी यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। साथियों यह जो उपन्यास है इसका सही विकल्प हो जाएगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, अर्थात विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राही मासूम तजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो राही मासूम तजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, जिसके विकल्प हैं टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, कटरा भी अर्जुन। जिसका सही विकल्प हो जाएगा समर शेष है, यह इनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं राही मासूम तजा की हैं और समर शेष है रचना है अब्दुल बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह की रचना है समर शेष है, क्योंकि टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा भी अर्जुन राही मासूम तजा की रचनाएं हैं। जो अगला प्रश्न पूछा गया, मुंशी प्रेमचंद के विषय में, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जिसके विकल्प है 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में, या 8 अक्टूबर 1880 को पटना के पास लम्ही नामक गांव में, या सी 3 जुलाई 1881 को प्रयाग के पास लसी नामक गांव में, या 31 जुलाई 1980 को कानपुर के पास लमसी नामक गांव में। साथियों हमारा सही विकल्प ए 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में। और आप जानते भी मुंशी जी उपन्यास सम्राट भी हैं। अगला प्रश्न है, गोदान का कौन सा पात्र तो प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। ए होरी, बी मिश्र खन्ना, सी प्रोफेसर मेहता, डी ओंकारनाथ। और इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी प्रोफेसर मेहता। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। गोदान, रंगभूमि, गबन, बाण भट्ट की आत्मकथा। साथ ही उसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके लेखक नहीं हैं, यह लेखक इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है। ये सांस्कृतिक विघटन, बी सामाजिक विषमता, डी गरीबी, या सांप्रदायिक वैमनस्य। साथ ही उसका सही विकल्प हो जाए सांप्रदायिक वैमनस्य, अर्थात विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। और यह रचना तमस, इसके लेखक हैं भीष्म साहनी।
अगला प्रश्न पूछा गया, सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? इसके विकल्प है 1907 ईस्वी, 1918 में, या 1920 में, या 1934 में। इसका सही विकल्प हो जाएगा 1918 ईस्वी में सेवा सदन प्रकाशित हुआ। और हमें से प्रेमचंद की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक हैं। ए वृंदावन लाल शर्मा, बी चतुर्सेन शास्त्री, सी हिमांशु जोशी, डी रामवीर राघव। साथियों सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, वृंदावन लाल शर्मा जी, ये अमर बेल के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? इसके विकल्प हैं प्रेमचंद, वृंदावन लाल शर्मा, शिव उपेंद्रनाथ हस्क, या डी कमलेश्वर। साथियों सही विकल्प है कमलेश्वर, इस उपन्यास के लेखक हैं सुबह दोपहर शाम के। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मुझे चाँद चाहिए की रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध, श्रीलाल शुक्ल जी। साथियों सही विकल्प है विकल्प बी, सुरेंद्र वर्मा जी। साथियों इसी रचना पे इनको सन 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, लड़ाई के नाटककार हैं। ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी उपेंद्रनाथ हस्क, श्री राम कुमार वर्मा, डी मोहन राकेश। साथियों सही विकल्प होगा विकल्प ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और उनकी यह रचना लड़ाई यह सन 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हमारा अगला सवाल, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? जिसमें ए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, बी विशस्य विषमौषधम, सी बादशाह दर्पण, डी पद्मावती। साथियों इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा पद्मावती, या इनकी रचना नहीं है। और यह रचना माइकेल मधुसूदन जी की रचना है, और यह बंगला नाटक है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। साथियों जो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है वह नाटक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? ये लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल जी, अथवा भुवनेश्वर प्रसाद, अथवा मोहन राकेश। साथियों हमारा सही विकल्प हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। इन्हें हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है आहुति, हरे कृष्ण को प्रेमी। अगला है मुक्तिरहस, जिसके लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र लाल जी को दिखाया गया है। अगला है विक्रमादित्य, उदय शंकर भट्ट, अथवा कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर। इसमें जो सही विकल्प है वह है बी,
मुक्तिदास लक्ष्मी नारायण लाल जी, यह इनकी रचना नहीं है, बल्कि यह लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है। साथियों, आप जानते भी हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं और एक लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। मुक्तिदास लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है, इसलिए हमारा यह विकल्प भी सही हो जाएगा। स्वयं सुमेलित नहीं, बाकी सभी रचनाएं सही सुमेलित की गई हैं। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसका है? रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। यह संवाद किसका है पूछा गया है। धातुसेन, भाटार्क, स्कंदगुप्त अथवा कुमारगुप्त का। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, भाटार्क। यह संवाद भाटार्क का है। जानते हैं स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ नाटक है। अगला प्रश्न है, एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? साथियों, जो एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें, इसके रचनाकार पूछा गया है। विकल्प है भुवनेश्वर उदयशंकर भट्ट अथवा लक्ष्मी नारायण मिश्र जी अथवा रामकुमार वर्मा जी। यह रचना है रामकुमार वर्मा जी की। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एक पारिवारिक विघटन की गाथा है, बी स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, सी मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, अथवा डी अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है। साथियों, आधे अधूरे, इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। हमारा विकल्प इसमें डी सही हो जाएगा, आप पर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति। जो हमारा अगला प्रश्न है, शैलेंद्री के रचनाकार हैं एशिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त अथवा माखनलाल चतुर्वेदी अथवा नरेश वर्मा जी। साथियों, जो हमारा सही विकल्प है इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और शैलेंद्री नाटक विधा है। अगला प्रश्न है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली है, उपयुक्त कथन किसका है? जिसके विकल्प हैं यशु प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र अथवा राजा लक्ष्मण सिंह अथवा जॉर्ज ग्रियर्सन। साथियों, इसमें जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने इस कथन को कहा है। जो अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? रोडा, हेमचंद्र, ज्योतिश्वर ठाकुर अथवा दामोदर शर्मा जी। इसमें जो सही विकल्प है हमारा वह है विकल्प डी, दामोदर शर्मा जी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं। जो अगला प्रश्न पूछा, नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताली, धूमिल, लीलाधर जागोरी। इसका सही विकल्प दी, लीलाधर जागोरी। जो अगला प्रश्न पूछा गया है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल या केदारनाथ सिंह या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा अरुण कमल। साथियों, अपनी केवल धार यह रचना है अरुण कमल जी का। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। जो अगला प्रश्न पूछा गया है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? ए बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश
या अरुण कमल। तो नए इलाके में यह इस काव्य कृति की रचनाकार हैं, यह भी विकल्प डी सही हो जाएगा, अरुण कमल। नए इलाके में इन्हीं की काव्य कृति है, अरुण कमल जी की। ये अगला प्रश्न, अगला है लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? ए मणि मधुकर, लीलाधर जागोरी, सौमित्र मोहन अथवा मंगलेश डबराल। तो साथियों लुकमान अली काव्य रचना के कवि हैं, विकल्प सी सौमित्र मोहन। सौमित्र मोहन जी लुकमान अली के रचनाकार हैं। जो अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध या मलयज अथवा शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा। साथियों नई कविता का नाम दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा जो है नई कविता का नाम दिया गया है। जो अगला प्रश्न पूछा गया, लघु मानव की धारणा किसकी व्यक्तिगत विशेषता है? विकल्प है नई कविता, दलित विमर्श, शिव प्रगतिवाद या छायावाद। तो साथियों यह विशेषता है नई कविता की, लघु मानव की धारणा। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपरोक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? इसके विकल्प हैं शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। तो हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, इन्हीं की पंक्ति है। जो अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? जिसके विकल्प है संशय की एक रात, आत्मजयी अथवा अंधायुग अथवा मुक्ति प्रसंग। जिसके विकल्प साथियों इसमें विकल्प हमारा सही हो जाएगा, विकल्प बी आत्मजयी। और इस रचना के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। संशय की एक रात, इसके लेखक हैं नरेश मेहता। अंधायुग धर्मवीर भारती और मुक्ति प्रसंग है राजकमल चौधरी की रचना। अगला प्रश्न है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? विकल्प अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध अथवा दिनकर जी। हमारा सही विकल्प हो जाए विकल्प सी मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तात सप्तक, अगला है प्रतीक, नए पत्ते अथवा नई कविता। साथियों हमारा सही विकल्प हो जाएगा तात सप्तक, जिसका पहला प्रकाशन हुआ था 1943 में। इसके अज्ञेय जी की पत्रिका थी और इसी में प्रयोगवाद का जो है जन्म हुआ था। अर्थात ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, अथवा दूसरों के मान माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, अथवा कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, अथवा कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। हमारा सही विकल्प हो जाए
विकल्प डी, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। और यह गीत फरोश रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की, और यह कविता प्रकाशित हुई थी 1953 में। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, क्षणवाद बौद्धिकता, पारस्परिक उपमानों का प्रयोग अथवा दुखवाद। तो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति में विकल्प सी नहीं आएगा, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। अगला है, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है शमशेर बहादुर, सदगुरुश्री अलसक्सेना अथवा गे अथवा मुक्तिबोध। साथियों, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है, जिसके सही विकल्प हो जाएंगे विकल्प डी उनकी मुक्तिबोध जी, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, आंगन के पार द्वार धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है अथवा सदन का। तो साथियों, इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी सदनीरा। यह अज्ञेय की रचना नहीं है, यह रचना साथियों सदनीरा, आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये तीनों रचनाएं अज्ञेय जी की हैं, जबकि धरती जो है यह त्रिलोचन जी की है। अतः हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा, जबकि ये तीनों विकल्प जो हैं अज्ञेय जी के। जो अगला प्रश्न पूछा गया है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं। विकल्प हैं, पहला, शक्तिशाली और पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। अथवा उर्वशी मानवीय है, अथवा उर्वशी कहती हैं यह देह भाव भ्रांति है, अथवा पूर्वा के अनुसार मर्द मानव को देवता कहा जा सकता है। जिसके विकल्प के लिए दिए गए हैं, पहले में विकल्प ए और बी, दूसरे में विकल्प ए और डी, तीसरे में विकल्प बी और सी, डी में ए और सी। साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए और सी, अर्थात विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है। विकल्प है कृष्ण, ध्रुवा, कर्ण, परशुराम। साथियों, इसका सही जवाब है कर्ण। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जा सकता है। नई कविता अथवा प्राचीन काव्य अथवा आकविता अथवा तारसप्तक। साथियों, हमारा सही विकल्प हो जाएगा नई कविता। प्रयोगवाद के बाद जो हिंदी कविता का नया रूप विकसित हुआ है उसे नई कविता ही कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दत्त कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। जिसके लिए विकल्प दिए गए हैं, ए अज्ञेय विवर, बी पंथ परिवर्तन, सी निराला कल्पांतर, डी मुक्तिबोध गरलदंड। साथियों, इसका सही विकल्प है सुमित्रानंद पंत जी, उनकी परिवर्तन काव्य से है काव्य पंक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है,
छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? जिसके विकल्प हैं ए नामवर सिंह, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी नागेंद्र, डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। जिसका सही विकल्प हो जाए विकल्प ए नामवर सिंह। उन्होंने छायावादी को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। गरुड़ काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? ये श्रद्धा का, बी चिंता का, सी लज्जा का या आशा का। साथ में जिसका सही विकल्प सी लज्जा का। और यह कविता कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की रचना है वहाँ से ली गई है और यह लज्जा शब्द से है। अगला प्रश्न पूछा गया काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी। इसका सही विकल्प हो जाए विकल्प डी जयशंकर प्रसाद जी। इन्होंने कहा है कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। अगला प्रश्न पूछा गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? जिसके विकल्प हैं तुलसीदास और जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार और बादल राग, अथवा तुलसीदास और सरोज स्मृति। इसका सही विकल्प है विकल्प डी तुलसीदास और सरोज स्मृति। अगला प्रश्न हालावाद के प्रवर्तक का नाम है ए नरेंद्र शर्मा, बी रामेश्वर शुक्लांचल, श्री जगदीश गुप्त, डी हरिवंश राय बच्चन। तो हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रभाव, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? साथियों यह रचना कामायनी से ली गई है। यह पंक्ति कामायनी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसके लेखक अर्थात कवि जयशंकर जी हैं। अगला प्रश्न परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? जिसके विकल्प हैं डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। हमारा सही विकल्प है डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। इन्होंने कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। और इन्होंने अक्सर छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा है। अगला प्रश्न है मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह कथन किसका है? इसके विकल्प हैं सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह। और हमारा सही विकल्प है विकल्प सी नंद दुलारे वाजपेयी, जिन्होंने यह कहा मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है निम्नलिखित में से कौन से युग में सही है? पहला विष्णुप्रिया खंड काव्य, सिद्धराज
खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत मुक्तक काव्य। साथियों इसके लिए विकल्प दिए गए हैं। ए पहला, तीसरा, चौथा। बी में तीसरा या चौथा सही है। सी के लिए पहला, दूसरा, तीसरा सही। डी में है पहला और दूसरा सही। साथियों ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। इसमें विष्णुप्रिया खंड काव्य है, यह सही है। सिद्धराज खंड काव्य है, यह भी सही है। साकेत महाकाव्य है, यह भी सही है। जय भारत मुक्तक काव्य यह गलत है, यह भी क्या है, खंड काव्य है। अथवा विकल्प 1, 2, 3 सही हो जाएगा तथा विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र ज्योतिषचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। पहला वैदेही वनवास, बाल विधवा, जाति वंदना अथवा भारतोत्थान। इसमें हमारा सही विकल्प है वैदेही वनवास। यह इनकी रचना नहीं जबकि यह हरिऔध की रचना है। हरिऔध जिनका पूरा नाम उपाध्याय हरिऔध जी। बाकी तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। पहला, मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, अथवा नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना अथवा भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। इसमें हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। अगला, वह पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते हैं। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो शुक्ल की इन पंक्तियों का संबंध भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमघन अथवा प्रताप नारायण मिश्र जी। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, प्रताप नारायण मिश्र जी से इन पंक्तियों का संबंध है। अगला प्रश्न दिया गया है, ऐसो जो मैं जानता कि जय है तू विषय के संग, आए रे मन मोरे हाथ पाएँ तेरे तोड़ तो किसका कथन है? देव, भूषण अथवा मतिराम अथवा चिंतामणि। तो हमारा सही विकल्प है देव। कथन देवपाल, देव जो कि ये कवि हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, गीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति, ये नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन अथवा अलंकार विवेचन अथवा छंद विवेचन अथवा शब्द शक्ति और काव्य विदोष विवेचन। जिसमें हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। यह गीतिकाल की सबसे मुख्य विशेषताओं में से एक है। आप जानते हैं गीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुजान चरित्र के रचयिता हैं घनानंद, बोधा, सूदन, मतिराम। साथ में सुजान चरित्र के जो कवि हैं विकल्प सी, सूदन। सुजान चरित्र के रचयिता सूदन जी हैं। अगला प्रश्न है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है?
इसके विकल्प हैं तस्लीम, मुबारक अथवा बेनी प्रवीण अथवा राम सिंह। हमारा सही विकल्प ये है तस्लीम। अंग दिनकर तस्लीम जी की कविता है। अगला प्रश्न है भिखारी दास की रचना है ये काव्यनिर्णय, काव्यसिंधु, चिंतामणि अथवा रसबीर। हमारा सही विकल्प है विकल्प ए काव्यनिर्णय। यह भिखारी दास की रचना है। साथियों, जो अगला प्रश्न पूछा गया है केने हूँ कोरिन जतन अब कहीं काढ़े कौन मोह मनमोहन रूप मिल पानी मैं को लौन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति इन्होंने प्रेम व्यंजित है। नायिका अथवा नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। अथवा कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग कराना चाहती है। अथवा कोरे का अर्थ है कचोटना। इसके लिए विकल्प दिए गए ए, बी और सी। बी में है ए और डी, सी के लिए है ए और सी, डी के लिए है ए और डी। साथियों, इसमें जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी, ए और बी। क्योंकि इस दोहे का आशय है कि जिस तरह पानी में नमक मिल जाता है वैसे ही मेरे हृदय में श्री कृष्ण का रूप समा गया है। अब कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, पर जैसे पानी से नमक को अलग करना संभव नहीं है, वैसे ही मेरे मन से भगवान कृष्ण को मिटाना संभव नहीं है। अतः हमारा विकल्प ये सही है। श्री नायिका के श्री कृष्ण से प्रेम का वर्णन है और साथ ही यह कहा गया है कि नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है तथा जिसे अलग करना संभव नहीं है। अगला प्रश्न श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प द्विजदेव, चिंतामणि, देव, रत्नाकर। साथी श्रृंगार लतिका की रचना द्विजदेव जी की है। जो अगला प्रश्न पूछा गया है जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? जगत विनोद, राम रसायन, हिम्मत बहादुर या प्रबोध पचासा। साथ ही उसका सही विकल्प है विकल्प है जगत विनोद। अगला प्रश्न है जिस कवि में कल्पना की समाहत शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल का अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का अथवा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का अथवा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। साथ में यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। अगला है तुलसी गंग दुओ भय सो कबिन के सरदार। कबीर गंग के संबंध में यह किसका कथन है? केशवदास का, बनारसी दास का अथवा सेनापति अथवा भिखारी दास का। साथियों, यह भिखारी दास का कथन है जिन्होंने कवि गंग के संबंध में यह कहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है लोग हैं लागे कवित्व बतावत मोह तो मेरे कवित्व बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास, मदराम, नंददास अथवा घनानंद। इसका सही विकल्प डी, घनानंद। अगला प्रश्न है
यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? पहले भी कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र अथवा घनानंद। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, घनानंद। और ऐसा शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में वेदकालीन भाषा के संबंध में कहा है। अगला है रसमंजरी किस कवि की कृति है? केशवदास, भूषण, नंददास, क्षेत्रस्वामी। साथियों इसका सही विकल्प सी, नंददास। नंददास रसमंजरी के कवि हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है हिंदू मगपत पावन राख्यों काजो बहुते हिंदी भाख्यों। यह आपकी किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? जिसके विकल्प नूर मोहम्मद, रचना इंद्रवती अथवा उस्मान किताबनी, नूर मोहम्मद अनुरूप बांसुरी, कासिम शाह हंस जवाहिर। साथियों इसका सही विकल्प है विकल्प सी, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी से संबंधित यह रचना है। अगला है इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। मलूकदास, धर्मदास, रैदास अथवा परमानंद दास। इसमें सही विकल्प है डी, परमानंद दास। यह ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। और एक अष्टछाप कवियों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? मंझन, कुतुबन, उस्मान अथवा शेख नबी। और इसके सही विकल्प है शेख नबी। इन्होंने ज्ञानदीप की रचना की है और ये एक सूफी कवि हैं। अगला है तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न केशववादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा रामचंद्र शुक्ल अथवा राहुल सातत्यायन अथवा माता प्रसाद गुप्त। तो इसमें जो सही विकल्प वह है विकल्प बी, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है यह। अगला पूछा गया दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम न आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? विकल्प है मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ अथवा मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है अथवा दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है अथवा दशरथ पुत्र राम की महिमा परम्पार है। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। अगला है कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? नाभादास, अनंतदास, धर्मदास अथवा सुंदरदास। जिसका सही विकल्प है विकल्प डी, अनंतदास। ये कबीर परिचय के कवि हैं। अगला रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद अथवा द्वैतवाद का। इसका विकल्प से सही है और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। जबकि अद्वैतवाद का शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, जबकि द्वैतवाद का संबंध मध्वाचार्य। आइए अगला प्रश्न। अगला है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है? वर्ण रत्नाकर अथवा उक्ति व्यक्ति प्रकरण अथवा रावलवेल अथवा स्थूल
भद्रदास। साथ ही इसमें सही विकल्प है विकल्प सी दाऊद रियल। यह कवि रोजा इनकी रचना है और यह चंपू काव्य है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? ये पद्मिनी, बे कमलिनी अथवा संयोगिता अथवा चंद्रिका। इसका विकल्प है सही संयोगिता। और यह पृथ्वीराज रासों में जिसके कवि हैं चंद्रवरदाई। और हमारे हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। अगला है भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पहला पृथ्वीराज रासो, दूसरा विशलदेव रासो, तीसरा हरणी रासो, चौथा कुमार रासो। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, पृथ्वीराज रासो। इसी के संबंध में शुक्ल जी ने यह कथन कहा है। अगला है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भरतमुनि, पतंजलि, राजशेखर, अश्वा, भामा। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी पतंजलि। इन्होंने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उपयोग किया। और अब स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी माना जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सिद्ध सामंत काल, चाणक्य काल और प्रारंभिक काल और आदिकाल। सबसे सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल का संबंध है राहुल सकृत्यायन जी से। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा और इसी को काल को प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने और आदिकाल कहा हजारों प्रसाद द्विवेदी जी ने। अतः विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी कोविद रत्नमाला अथवा हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश अथवा धर्मशास्त्र का इतिहास। तो साथियों इसका सही विकल्प है विकल्प बी हिंदी शब्द सागर। इसी की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा गया है।